आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपकी जो तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उस कड़ी में हम एलिप्स चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आई होप आप जानते हैं सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज आपके पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 किताबों में क्लासिफाई करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी किताबों के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स जो इस बुक में दिए गए हैं। इसी बुक में जब चैप्टर खत्म होता है तो वहाँ आपको एक्सरसाइज दी जाती है, हर कैटेगरी के क्वेश्चन हम वहाँ से केटर करें ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर दें। और फाइनली चैप्टर हम कल्मिनेट करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए सारे जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके। मतलब एक मजबूत तैयारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रही है। आई होप आप जानते हैं हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई कॉस्ट आपको नहीं लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई मॉडल हो। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट में जो एलिप्स की हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन आपके लिए अनफोल्ड होता है वो क्या लिख रहा है, गौर से देखिए। वहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू वो पूछी जा रही है फॉर दिस एलिप्स। उसने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स हैविंग पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स, पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स आप समझ पा रहे हो ना, लाई ऑन दिस पैराबोला, इस पैराबोला पर। अगर मैं सिनेरियो विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं तो इस एलिप्स की जो लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज हैं, अब समझ पा रहे हो ना, लेटेस्ट रेक्टम की तो सर 4 एक्सट्रीमिटीज होंगी, 2 इस तरफ होती है, 2 इस तरफ होती हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको सिनेरियो विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं कि मान लो ये आपका एलिप्स है ना, और एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम के, पूरा लेटेस्ट रेक्टम नहीं बना रहा हूं मैं, बना दे रहा हूं कि मान लो 2 एक्सट्रीमिटीज ये रही, मैं बहुत अनुमान से चीजें बना रहा हूं तो बहुत एकदम प्रिसाइजली चीजें नहीं बन रही है। वो आपसे ये कह रहा है, बहुत प्रिसाइजली मैं नहीं बना रहा हूँ, चीजें समझने की कोशिश करना, कि उनके जो पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स हैं, पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स मतलब क्या, आप सोचो, ऑर्डिनेट और एब्सिसा याद है ना। ऑर्डिनेट यानी क्या, ऑर्डिनेट यानी आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट वो कह रहा है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है सर, वाई कोऑर्डिनेट्स तो आपके पॉजिटिव यहाँ होते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज, आई होप आप समझ पा रही हो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट और सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स की वो बात कर रहे हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपके लाई करते हैं इस पैराबोला पर, ठीक है सर। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इस पैराबोला पर लाई करते हैं तो मैं बस मान लेता हूं कि पैराबोला कुछ ऐसा रहा होगा, पैराबोला कुछ ऐसा रहा होगा। और आप खुद देख पा रहे हो वो पैराबोला कुछ ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर मतलब आपका ये वाला, -2 मतलब डाउनवर्ड। तो क्लियर सी बात है सर, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। कोई बहुत मेजर विशेष टास्क मेरा नहीं है, कंसर्न मेरा ये है कि आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या सर। वो होते हैं AE, b² a। देखो आप, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका एब्सिसा नेगेटिव हो जाएगा, यानी AE की जगह -AE आप फेस करेंगे, लेकिन अभी भी ऑर्डिनेट आपका b² a ही रहेगा। बेशक यहाँ जब होता तो -AE, -b² होता और ये होता AE, -b² a। तो इन दोनों को पास नहीं करवाना था क्योंकि इन दोनों का ऑर्डिनेट नेगेटिव है। उसने क्या कहा, वो वाले एक्सट्रीम्स किसके, लेटेस्ट रेक्टम के, जहां पर ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी इनकी वो बात कर रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि वो इस पैराबोला पर लाई करते हैं। क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। मेरा यकीन करिए क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्योंकि सर x की वैल्यू तो आप AE पास कर दीजिए, कर देंगे। फिर क्या, आप y की वैल्यू b² a पास कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या थॉट समझ आ रहा है? बस ये काम करते हैं, देखते हैं। तो मैं AE, b² a इस पैराबोला की इक्वेशन में पास करता हूँ। पैराबोला की इक्वेशन क्या है सर, x² इज इक्वल टू -2 टाइम्स आई थिंक y -2 आई बिलीव, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो पॉइंट है जो कि इस पैराबोला पर लाई करता है वो क्या है सर, वो है टेक्निकली AE, b² a। आप चाहें तो -AE, b² भी ले ले तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारा पहला थॉट क्या रहेगा, हम अपना ये जो एक्सट्रीमिटी है जहां पर आपका पॉजिटिव ऑर्डिनेट है वो पैराबोला की इक्वेशन में पास करेंगे और उससे मैं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके का तो रिलेशन निकाल पाऊंगा और उसी से फिर मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा, जो भी हमसे पूछा जा रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ ए ढूंढेंगे, देखेंगे, समझेंगे। पर पहले तो इस पार्ट को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, x की जगह रखते हैं a, तो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है a² e² इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू
-2 टाइम्स, है ना, y -2, y मतलब क्या, y मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए -2। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो पूछो। अभी क्या, अभी मेरा कहना है सर थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस की कोशिश करते हैं और देखते हैं सर ए तक पहुंचने का कोई तरीका, कोई जरिया, कोई माध्यम है या नहीं, कोशिश करेंगे, है ना। सर एक बात बताओ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मुझे जो दिख रहा है वो ये, इस ए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही रखते हैं, बशर्ते यहाँ पे जो एक बदलाव जो मैं ला सकता हूँ वो क्या, -2 को कीप एज इट इज। क्या मैं इसे बी स्क्वायर -2 भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर -2 ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख लो। बी स्क्वायर -2 ए के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए, है ना, बी स्क्वायर -2 ए के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। और सर इस ए को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो इस ए को जब मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका ए क्यूब। आई होप चीज़ें सिस्टमैटिकली आपको दिख रही है। अब मैं चीज़ों को उठा के यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। जब इस एक्सप्रेशन को उठाकर यहाँ शिफ्ट किया तो क्या दिखेगा, गौर से देखो सर, ये तो आपका लिखा है ए क्यूब टाइम्स ई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। -2b स्क्वायर इधर आया तो कितना दिखेगा, +2b स्क्वायर, और ये कितना होगा -4a, तो वो इधर आता है तो कितना दिखता है 4a। या होप समझ आ रहा है आपको। और एक छोटा सा काम क्या दिख रहा है, 2b स्क्वायर से मुझे कुछ दिख रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है, पर सर क्वाड्रेटिक किसके सेंस में आप मानेंगे और कैसे हो गई ये क्वाड्रेटिक, जरा मैं ये बात तो आप बताओ। ये क्वाड्रेटिक तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही, इसमें तो काफी कुछ चीजें दिख रही हैं। मैं क्वाड्रेटिक का आइडिया मुझे नहीं है, पर मैं थोड़ा इसको सिर्फ ए और ई तक लिमिट करूं, अगर इसे मैं सिर्फ ए और ई तक रेस्ट्रिक्ट करूं, सो कैन आई गेट रिड ऑफ दिस बी बाय सम मीन। सर आपको आइडिया होगा, अगर ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है जहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो आप जानते हो सिंपल सी बात कि क्या बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर टाइम्स 1 - ई स्क्वायर। एंड इफ आई ट्राई टू डू सो, अगर मैं बी स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम्स 1 - ई स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ तो कुछ तो फायदा होगा, कोशिश करके देखते हैं। तो सर ये तो ए क्यूब टाइम्स ई स्क्वायर है, इसे नहीं छेड़ते। 4a को हम ऐसा ही रखते हैं। अब 2 टाइम्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है सर, बी स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर टाइम्स 1 - ई स्क्वायर। जरा इसके सिंप्लीफिकेशन से देखते हैं कुछ बात बनती है या नहीं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है भाई, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत या इशू या कंसेंस नहीं है। अब अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करना चाहा तो गौर से देखो क्या मिल रहा है, देखना ए क्यूब ई स्क्वायर आई विल कीप एज इट इज, इवन 4a आई वोंट चेंज मच, आई विल कीप 4a एज इट इज। बट अब अगर आप देखें तो सर 2a स्क्वायर इंटू 1, सो दैट टर्न्स आउट टू बी कितना, 2a स्क्वायर माइनस, गौर से देखिए सर 2a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो हो जाता है 2a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब कुछ तो बात बननी चाहिए, कुछ तो चीज़ें दिखनी चाहिए, और उन कुछ चीज़ों को लेकर ही हम काम करने वाले हैं। अगर अभी तक कोई परेशानी ना हो तो बस मैं सिग्नेचर साइन देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे कॉमन लेती हुई चीज़ें दिख रही हैं। बट एक पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ पे एक और छोटा सा मुझे नेगेटिव साइन दिख जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि वहाँ से जब मैं ए ई कॉमन लूँगा फर्स्ट और फोर्थ टर्म से, तो वहाँ से तो मैं ए ई कॉमन ले लूँगा, लेकिन एक जगह एक छोटी सी बात प्रॉब्लम कर रही है कि मैं इस चीज़ को कैसे सोचूंगा, जो कि आपकी क्या है, आपकी ये वाला पार्ट है। तो एक बार फिर से इसे बस देख लेते हैं। हमने ए ई कॉमा बी स्क्वायर पे पास किया था, और आपके इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स वाई -2, है ना। तो हमने ए ई रखा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर -2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए -2, पर ये सही है, बिल्कुल सही है ना। फिर सुनना, बस मैंने एक गड़बड़ की है, मैं बता रहा हूँ, जो गड़बड़ हमने की है उसे ध्यान से देखना। जब ये 2b स्क्वायर इधर आए तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन सर सोच के देखो, आपने गड़बड़ ये की है कि -2 इंटू -2 कितना होगा, +4a यहीं हो जाएगा। तो यहाँ आकर शैलाई से ये क्या होगा सर, ये होगा आपका -4a, तो यहाँ भी आप इसे बनाएंगे -4a, और अगर यहाँ भी कहीं है ये, तो यहाँ पर भी इसे सर गलती से भी +4a मत लिखिए, -4a होगा। ऐसा मैंने क्यों देखा और ऐसा मुझे क्यों नजर आया, क्योंकि मुझे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। सर देखो, आप यहाँ और यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म्स को देखो तो आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। उससे क्या होगा देखते हैं। पहले मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैंने ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन लिया, गौर से देखिएगा, तो आपको यहाँ क्या बचा हुआ दिखता है सर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए बचा हुआ दिखता है, और यहाँ बचा हुआ दिखता है 2। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो पूछो। सिमिलरली सर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप यहाँ से, इससे और इससे अगर आप 2a कॉमन ले लें तो ये भी आपको a -2 दिख रहा है। देखो यहाँ से a और यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक जैसा तो कुछ नहीं बना, पर कुछ अच्छा सा बना। क्या बना, ध्यान से देखो, कुछ अच्छा सा ये बना कि देखो सर a -2 तो एक फैक्टर बना a -2 और एक फैक्टर बना a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a, है ना, इज इक्वल टू 0।
अब अगर मैं आपसे सीधी सीधी सी बात पूछूं तो अगर मैं यहाँ से भी एक a कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? देखो a की वैल्यू 0, जो कि संभव नहीं है ना। एक तो a-2 वाले फैक्टर पर मैं आ रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ से a कॉमन लिया होता तो देखो क्या मिलता, वो मिलता a e स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या मिलता, वो मिलता -2/a। अब आप खुद सोच के देखो, सिंपल सी बात है, देखो a पॉजिटिव रहता है, 2 पॉजिटिव है, तो e स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या सर? किसी इसेंट्रिसिटी जो कि खुद बाय डिफॉल्ट वैसे ही पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर एनीवे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो बात गलत है, मतलब ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो इसका एक ही पार्ट 0 होगा। कौन सा वाला पार्ट? a-2। और अगर a-2 0 हुआ तो a कितना होगा सर? a होगा टेक्निकली 2। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप और मे बी ऑन दिस स्टेप जहाँ पे वो बी स्क्वायर को रिप्लेस ना करें। बट मेरा यकीन करिए, अगर आप चीज़ें सोचते जाएं, जो जो बातें आपको पता है लगाते जाएं, तो कहीं ना कहीं जाकर आप बात निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस बस उन बातों के, आपके चीज़ें जो बनाई गई हैं, जो बातें आपको पढ़ाई गई, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। आई थिंक इसमें ऐसा अगेन कुछ नहीं था जो आपको नहीं पता था, हर एक बात आपको पता है। आपको बी स्क्वायर नहीं पता है क्या? आपको फैक्टराइजेशन नहीं पता है क्या? आपको ये नहीं पता है क्या कि ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता? सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस है। और आपको ये नहीं पता है क्या कि सर ऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट? आपको लेटस रैक्टम नहीं पता है क्या? फोकस से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट यानी a,0 से पास होने के लिए उसके एक्सट्रीमिटीज आपको नहीं पता है क्या? ये सारी बातें हमने की हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में ऐसा था जो आपको नहीं पता? वो इस पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, बस इतनी सी बात। और ये हर बात आपको पढ़ाई गई है। एक अच्छा, एक आसान, एक मज़ेदार सा क्वेश्चन जो आप सभी को मेरा यकीन है समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे? 2। चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिख रहा है वो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्कल। तो सर उसने सबसे पहले तो आपको एक सर्कल दिया, अच्छी बात है, और उसने क्या किया, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की। कहाँ से? एक पॉइंट ले लिया 2,3। ओके, फिर क्या? वो जो है वो टच करता है सर्कल को पॉइंट ए और बी पर, तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो टेंजेंट्स हैं आपके सर्कल को जहां टच करेंगे वो पॉइंट ए और बी हो जाएंगे। फिर वो आपको सर्कम सर्कल बना रहे, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके ए और बी और आपका जो पॉइंट है पी, उनको क्रिएट कर मतलब उन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला आपको एक सर्कल बनाना है ना। जो सर्कम सर्कल है उस ट्रायंगल पी ए बी का, वो आपके इस इलिप्स का, तो सर अब सर्कल तो छोड़ो, उसने इलिप्स भी लिया है और इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल भी आ गया। ठीक है सर, इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल भी ढूंढेंगे, और इस इलिप्स का जो भी डायरेक्टर सर्कल होगा मुझे नहीं पता, उस डायरेक्टर सर्कल को, ये जो आपका सर्कल है, कौन सा सर्कल, जो पी ए बी का सर्कम सर्कल है, वो उसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप आपको ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पता है। बस यही सारी बातें अगर हम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी अगर सर ठीक से विजुलाइज कर ली जाए तो जीवन आसान होगा। तो जीवन आसान कैसे होगा? देखो, एक पॉइंट है P2,3, सो हम क्रिएटिंग अ पॉइंट 2,3 है ना। P एक पॉइंट ले लेता हूँ विच इज 2,3, जिससे मैंने इस सर्कल पर, आपको एक सर्कल दिया गया है ना। इस सर्कल में मुझे नहीं पता इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पर अगर मैं खोज दूँ तो मुझे मिल जाएंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, -8, वो नेगेटिव साइन वहां लगा है, उसे ध्यान से देखना। ये -8 और +6 है, इनका हाफ करो, -4 और 3 उनका नेगेटिव करो, तो 4, -3। तो इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा? इस सर्कल का जो सेंटर आएगा सर वो होगा 4, -3। आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं है। एक और बात उसने कही आपसे, क्या कि सर एक पॉइंट है 2,3, वहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ की मतलब 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही होंगी, ठीक है सर। तो एक पॉइंट है कहीं ना कहीं 2,3। लेट्स से वो जो पॉइंट है 2,3 वो मैं यहाँ कहीं बना लेता हूँ। तो मैं एक पॉइंट बनाता हूँ 2,3, लेट्स से वो पॉइंट है P, जो कि क्या है 2,3। और इस पॉइंट 2,3 से आपने जब टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो शैलाई से एक टेंजेंट तो सर ये रही होगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकली चीज़ें बना रहा हूँ अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। और एक टेंजेंट ये रही होगी, बिल्कुल सही बात है। अब उनका ये कहना है कि ये जो 2 आपकी टेंजेंट्स हैं, ये जो 2 आपकी टेंजेंट्स हैं, इन्होंने इस सर्कल को A और B 2 पॉइंट्स पर टच किया। क्या ये बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि सर सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं, चलो अगर बात कर ही लें, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, है ना, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, है ना, और दूसरी बात ये जो लाइन है ये, आई होप आपको पता है कि जो सर्कल बनेगा, जो आपके ट्रायंगल PAB को सर्कमस्क्राइब करेगा, वहाँ पर अगर वो PAB को सर्कमस्क्राइब करेगा तो ये बात तय है कि सर वो आपके, अगर मैं सर्कल के सेंटर को लेट्स से कुछ भी कह लेता हूँ, लेट्स से मैं कुछ कहूँ तो क्या कहूँ, लेट्स से C कह लेता हूँ, तो वो आपके क्वाड्रिलैटरल
PACB को भी सर्कमस्क्राइब करेगा। सर ऐसे मन से आप कुछ भी कैसे कह सकते हैं? मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल से आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पॉइंट है, गौर से सुनना। आप बताओ यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? सर ये सर्कल के सेंटर से आपने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो 90 डिग्री एंगल है क्योंकि वो रेडियस है। अब आप सोचो ये सम और ये सम कितना है, 90 + 90 180। तो अगर मैं एक क्वाड्रिलैटरल APBC आपसे पूछूं तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना होगा? सर ये दोनों ने जब 180 ले लिया तो 360 में से 180 जा चुका है तो इन दोनों का सम भी 180 होना तय है, वो तो तय बात है। तो अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं, मतलब ये चारों पॉइंट्स किसी एक सर्कल पर लाई करते हैं। मैं कोशिश करता हूं, अगर बन जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना आप इसे मान के चलिए कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, कंसाइक्लिक। तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि इन चारों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा होगा, है ना। तो एक ऐसा सर्कल हमने ड्रॉ करने की कोशिश की जो कि होपफुली बन रहा है, अगर आप सब थोड़ा मुझे लिबर्टी दें चीज़ों को ठीक तरीके से ड्रॉ करने की, है ना। तो आई थिंक ये चारों इस तरीके से कंसाइक्लिक होंगे। थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ पुश करेंगे तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। तो बहुत एक्यूरेट तो नहीं बनाई क्योंकि बहुत प्रिसीजन के साथ हमने चीज़ें नहीं बनाई हैं, बट स्टिल वी आर क्वाइट क्लोज इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस, है ना। तो ये वो सर्कल है, ये वो सर्कल्स है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपके किसको, ट्रायंगल PAB को। पर मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल PAB के पर्सपेक्टिव से ना सोचते हुए, आपका ट्रायंगल PAB ये होगा, है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रायंगल PAB को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मैं उसके पर्सपेक्टिव से ना सोचते हुए ये सोचूं कि ये इस क्वाड्रिलैटरल PACB का भी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। मतलब अगर मैं इस एग्जिस्टिंग सर्कल को कह दूं जैसे थोड़ी देर के लिए C1 और ये जो नया सर्कल बन रहा है इसे मैं कह दूं C2, तो C2 की खास बात मैं क्या जानता हूँ कि C2 जो सर्कल है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसे? वो सर्कमस्क्राइब ना सिर्फ ट्रायंगल किसे PAB को कर रहा है, बल्कि वो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कौन सा PACB को भी कर रहा है। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं और आपको ये दिख रहा है। पर सर ये सारी बातें आप कर क्यों रहे हो? इन सारी बातों से फ़ायदा क्या हो रहा है? आप कोशिश करिए चीज़ें समझने की, आपको बहुत मज़ेदार सी बात दिखेगी। क्या दिखेगी? गौर से देखो, PC क्या है? फिर से देखो PC क्या है? सर PC इस सर्कल की एक कॉर्ड है। आप फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या PC महज एक इस सर्कल की कॉर्ड है? तो थोड़ा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात नोटिस करने में आती है कि जो PC कॉर्ड है इसने सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कहीं एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड किया है। और अगर इसने सर्कल की सर्कमफेरेंस पे अगर एक 90 डिग्री एंगल सबटेंड किया है तो इस सर्कल का सेंटर इस PC डायमीटर की वजह से इस PC का मिड पॉइंट होगा, जिससे मैं फिलहाल के लिए लेट्स से C' से डिनोट करता हूं। कोई परेशानी या कोई आपत्ति या कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप हम काफ़ी क्लोज पहुंचने वाले हैं। एनीवे, अगर आपको सेंटर तक नहीं भी जाना है तो अगर मुझे सर्कल के डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर इस सर्कल के डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या मैं सर्कल C2 की इक्वेशन लिख सकता हूँ? तो आराम से लिख सकते हैं सर। अगर मैं सर्कल C2 की इक्वेशन लिखूँ तो x - x1, तो x - x1 यानी x - 4 टाइम्स x - x2 यानी क्या, x - 2 प्लस y - y1, तो y - 3 यानी y + 3, y - y2, सो कितना हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। दिस इज हाउ आपका ये जो सर्कल है C2 आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे। आई थिंक सर चीज़ें आसान हैं, अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने आपको घुमाकर कहाँ लेके गया, सुनना, वो सारा नॉलेज चेक कर ले रहा है आपका। आपके सर्कल को लेके उसने बातें कर ली, है ना, आपके साइक्लिसिटी को लेके बात कर ली, कंसाइक्लिक चीज़ें हो तो कैसे होती है, सर्कमस्क्राइब करा तो क्या हुआ, सेंटर चला गया, इक्वेशन पे चला गया, उसके बाद अब वो आ गया आपके एलिप्स पर। एलिप्स के दौरान उसने आपसे क्या पूछ ली, एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल या ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा, आई थिंक डायरेक्टर सर्कल पर वो आ गया। आपसे क्या कुछ उसने नहीं पूछ लिया, उसने हर एक बात आपसे जान ली, उसने हर एक चीज़ आपसे निकलवा ली। तो एक क्वेश्चन जो हर एक कंसेप्ट को समाहित किए हुए, और यही एग्जाम करेगी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस इसी तरीके से। वेरी वेल डिजाइंड एग्जामिनेशन है जो आपको हर एक चीज़ इस तरीके से डालती है, हर एक कंसेप्ट बहुत बारीकी में पूछ लेती है। अब कोई सोचे कि सर एक टॉपिक एक कंसेप्ट छोड़ भी दे तो क्या होगा, मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये 4 चीज़ें मैं करके चला जाऊंगा। आप सोच रहे हो, मान लो एक क्वेश्चन में 5 टॉपिक्स लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आपने 4 अच्छे से पढ़े और वो एक भी नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम है इस थॉट के साथ, इस अजीब से थॉट के साथ, जहाँ पर कोई ये कहता है कि सर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए, वो पढ़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है इस एग्जाम में। ये जो बॉडी है जो आपके लिए क्वेश्चंस बनाती है, वो इतने स्मार्टली क्वेश्चंस को डिज़ाइन करती है कि आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, पूरा होलिस्टिक नॉलेज, हर एक चीज़ बहुत डेप्थ में एसेस हो जाती है इन क्वेश्चंस के जरिए।
आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना। तो अब मुझे कहाँ जाना है सर, मुझे ये कहा जा रहा है कि जो आपका ट्रायंगल PAB जिसे हम कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल PACB का जो सरकम सर्कल है, जो अभी हमने जस्ट बनाया है ना, जो C2 की इक्वेशन आपने लिखी, वो इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल। सर डायरेक्टर सर्कल तो मुझे पता है, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल कुछ नहीं होगा, आपके इस एलिप्स के सेंटर जैसा ही उसका सेंटर होगा। तो इस एलिप्स का सेंटर है -5,3, तो उस डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर क्या होगा, -5,3, तो वो वही होगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। महज एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज जो आएगा वो ये कि इस एलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल होगा, ऑक्सिलरी सर्कल में आप रेडियस रखते हो a, यहाँ पे रेडियस क्या होगी, √/a² + b², मतलब r² जो होगा, जो आप सेंटर्स के डिफरेंस के स्क्वायर के इक्वल जो r² रखते हो वो क्या होगा, a² + b² यानी 9 + b²। आई होप ये बातें कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बातें बहुत स्मूथ, बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लियर सी हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है, बहुत बहुत सिस्टमैटिकली हमने चीज़ें फिगर आउट की हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, सर इस सर्कल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्या कर लो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, थोड़ी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, है ना। क्या दिख जाएगा, सोच के देखो, वैसे तो दिख ही रहा है बट फिर भी मुझे एक बात बताओ, इसका सेंटर यहाँ से ढूंढने के बजाय यहाँ से ढूंढूँ तो सर सीधी सी बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 4 + 2 6, 6 का हाफ कितना 3, ऐसा क्यों ढूंढ रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बता दूंगा। फिर क्या, -3 + 3 0, और 0 का हाफ 0, तो ये हो जाता है 3,0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, एक सर्कल था C1, एक सर्कल था C2। अगर दो सर्कल्स आपके ऑर्थोगोनल हैं, कौन सा, C1 को तो अब भूल जाओ, आपका एक सर्कल है C2 और एक नया सर्कल आपका है डायरेक्टर सर्कल जो कि है C3, है ना। अब क्या आपको ये बात पता है कि अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी ये कहती है सर कि अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव G1 G2, उनके रिस्पेक्टिव F1 F2 के प्रोडक्ट्स का डबल जो होता है वो उनके C1 और C2 के सम के इक्वल होता है ना। ये उनकी इक्वेशंस होती हैं। आई होप आपको पता है, अगर मैं एक स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन लिखूं तो हमने पढ़ी है, वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आप यहाँ से G1 G2 F1 F2 और C1 C2 उठाएंगे, है ना। तो पहले तो मैं किसके पास जाता हूँ, मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे इस सर्कल C2 और इस सर्कल C3 के बारे में कहा जा रहा है कि ये कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। अब अगर सर्कल C2 और सर्कल C3 आपके कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं, है ना, यही बात वो कहना चाह रहा है, दे आर ऑर्थोगोनल। तो मैं सीधे सीधे निकालता हूँ G1 G2। सोच के देखो, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, गौर से देखना। इसे सिंप्लीफाई क्यों करना है, क्योंकि देखो ये देगा a² + b² + 2ab, यहाँ से भी कुछ मिलेगा, तो उससे मैं c तक पहुंचूंगा। तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, सी इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, आई होप यू आर हैविंग नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अगर मैंने C3 को सिंप्लीफाई किया तो x + 5 का स्क्वायर कितना होगा, सर x + 5 का स्क्वायर होगा x² + 25 प्लस कितना 5 × 2 10x, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं क्या y-3 का होल स्क्वायर, तो वो कितना होगा सर, वो होगा y² + 9 - 6x। और क्या, और अगर सर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो वो अलग ही आपको दिख रहा है 9 + b², है ना। अगर इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिखेंगी। क्या क्या, गौर से देखो भाई, सर 9 से 9 कैंसिल, चीज़ें इधर शिफ्ट की तो हो जाता है x² + y², है ना। मैंने कुछ तो गलत लिखा है, हाँ गलत ये लिखा है कि सर ये 6x नहीं होगा, आप अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं, है ना। तो फिर क्या, 6x के बाद x² + y² प्लस 10x - 6y, है ना, सही लिखा है क्या। अब ध्यान से देखो, बस 25 बच रहा है और b² बच रहा है, तो ये कितना होगा 25 - b²। ये आपका ये वाला सर्कल है, ये आपका कौन सा सर्कल है, आपके सर्कल C3 की इक्वेशन है। क्या मैं यहीं पर सर्कल C2 की इक्वेशन लिख दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, लिखते हैं। सर्कल C2 आपका क्या बन रहा है, इसे गौर से देखना। सर्कल C2 जो बन रहा है वो गौर से देखो, मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके ला रहा हूँ। ये हो जाएगा क्या, x², है ना, -4x - 2x, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -6x - 4 × -2 + 8। सिग्नेचर का ध्यान रखना, बस ये गड़बड़ मत करना है, x² -4x - 2x - 6x और +8। सिमिलरली यहाँ देखो y², फिर क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वैसे ऐसे निकाले थे G और F तक पहुंचने के लिए, बट अब यहीं से निकाल लेंगे, वो वही बात निकल कर आएगी। बस ध्यान से देखना, y², ये है 3y और ये है -3y, तो वो 0, 3 × 3 - 9 = 0। अब अगर इससे सिंप्लीफाई आप करके लिखें तो ये आता है x² + y², है ना।
और क्या दिख रहा है सर, -6x और क्या -9 + 8 कितना -1 = 0। क्या आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ से G1 G2 और C2 सॉरी G1 F1 और C1 निकालूं तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। बस ये 3 बातों पर बात करनी है और अब हम आराम से b² तक पहुंच जाएंगे। इफ यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। ध्यान से देखो सर, यहाँ से अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो -6 का हाफ कितना होता है, -3। तो अगर मैं इसे कहता हूँ G1 तो G1 कितना आता है, -3। वो वैसे भी देख सकते हो इन दोनों के नेगेटिव, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं F1 तो F1 क्या आएगा सर, y का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, 0 का हाफ 0। और सर अगर मैं आपसे पूछूं C1 तो C1 कितना आ रहा है, देखो भाई -1। क्या ये बात आपको समझ आई? ये आपके G1 F1 और C1 आए, है ना। इसी तरीके से सर अगर आप यहाँ पर ढूंढते हो तो मैं C2 की क्वेश्चन अब चूंकि वहीं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर G1 F1 और C1 G2 F2 और C2 निकालता हूँ तो 10 का हाफ कितना 5, तो वो कितना होगा G2, है ना। -6 का हाफ कितना -3, तो वो कितना होगा F2। और अगर यहाँ से आप C2 खोजें तो वो कितना आ जाएगा 25 - b²। ये मैं इतना सिस्टमैटिकली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आपको फटाफट आंसर निकालना है। तो सर सबसे पहले क्या, 2 टाइम्स। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ऑर्थोगोनैलिटी की, 2 टाइम्स G1 G2। तो पहले मैं G2 लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। G2 कितना है 5 और G1 कितना है सर -3, है ना। G1 कितना है भाई -3 प्लस F1 F2, पहले F2 लिख ले रहा हूँ कितना -3। और आप याद करो F1 आपका 0 है। ये जो होता है ये होता है C1 + C2। तो C2 पहले लिख ले रहा हूँ कितना 25 - b² प्लस C1। और C1 कितना है, गौर से देखो, C1 जो हमने निकाला था वो था -1। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली कहाँ तक पहुँचूंगा, हम इसे फाइनली सॉल्व करके b² तक पहुँचेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। तो ध्यान से देखो, आप चीज़ें वर्कआउट होती चली जाएंगी। 5 × 3 -15, है ना। -15 × 2 आई थिंक कितना, क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है, तो -15 × 2 कितना -30। आई होप चीज़ें समझ आई आप सभी को। और क्या, गौर से देखो, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, ये बात आप सभी को समझ आई। 5 × 3 -15, -15 × 2 -30। वहाँ पर अगर आप देखें तो 25 - 1 कितना 24। 24 इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा -24 = -b²। आई थिंक 30 + 24 कितना होगा, ध्यान से देखो 54 नेगेटिव साइन के साथ, तो b² कितना होगा, b² आपका आएगा फाइनली 54। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो b² की फाइनली जो वैल्यू आप लिखेंगे वो लिखेंगे 54। एक बात ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपको नहीं पता था, जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, जो आपको सिखाया नहीं गया? सर्कल से रिलेटेड कोई बात जो आपको ना पता हो, सर्कल की इक्वेशन लिखने के जो अलग अलग तरीके हम एक्सप्लोर करते हैं वो, ऑर्थोगोनैलिटी की कोई कंडीशन, हर एक बात, हर एक चीज़ हमने सीखी है और बहुत बहुत प्रिसाइजली, बहुत बहुत डेप्थ में जाकर हमने हर एक बात को एक्सप्लोर किया। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या सारी बातें समझ आई? यहाँ तक अगर क्लियर हैं बातें तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूँ? ये रहा अगला सवाल। क्या लिख रहा है, सुनेंगे ध्यान से। वो कह रहा है इफ़ a टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस इज एन एलिप्स। सर ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, ये एक एलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन है, ठीक है देखेंगे जो भी बात है। और वो कह रहा है ए जो है वो बिलोंग करता है b से इन्फिनिटी तक, तो ए जो है आपका b से इन्फिनिटी तक है। उस बात का भी क्या मतलब है ये भी सोचेंगे। देन द वैल्यू ऑफ b, तो b की क्या वैल्यू हो सकती है वो सोचते हैं। आप पहले तो इसको एलिप्स क्रिएट करने की कोशिश करो। हमने सीखा है कि इसे एलिप्स कैसे बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सर क्या मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कुछ बना पाऊंगा क्या? क्योंकि ये वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्या हम इसे कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि किसी पॉइंट का लोकस जो कि इस तरीके से मूव करता है पॉइंट, कि उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और किसके इक्वल हो, इसेंट्रिसिटी टाइम्स उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो ये वो डायरेक्ट्रिक्स बन सकती है अगर मैं कोशिश करूँ तो। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फोकस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बना सकता हूँ और बाकी चीज़ें एडजस्ट होकर इसेंट्रिसिटी की तरफ चली जाएंगी, फिर हम समझेंगे जो भी करना है। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? ध्यान से देखो, पहले तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट नहीं है क्योंकि इस तरफ स्क्वायर, जो भी है समझेंगे। पहले तो ये बताओ x² + y² + 2y। सर एक काम करो, इससे देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा। आप इसे देखोगे तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, x² को x - 0 का होल स्क्वायर प्लस, गौर से देखो, y + 1 का होल स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? देखो ना आप, y² + 1² + 2 × y × 1, तो ये y + 1 का होल स्क्वायर। x² को मैंने x - 0 का होल स्क्वायर लिख लिया है और ये आपका पूरा पार्ट है। अच्छा, और क्या, मैं a को इस तरफ लाना चाह रहा हूँ, तो मैं a को इस तरफ लाता हूँ तो ये हो जाता है 1/a। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है x - 2y + 3।
सर अगर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना चाहते हो कि x कॉमा वाई से इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस, तो इस लाइन के डिनोमिनेटर में, चूंकि अभी क्या लगा है स्क्वायर, जो भी है देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में आपको x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट चाहिए, यानी कि क्या 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से आप अंडर रूट 5 लिख रहे हो सर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अब क्या, अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखना सर। अगर इस तरफ अंडर रूट लेना आपने चाहा तो ये रहा आपका अंडर रूट, ओके। यहाँ पे जब आपने अंडर रूट लिया, यहाँ पे जब आपने अंडर रूट लिया है ना, तो हमने क्या किया, मैं अंडर रूट लेने के बजाय, सुनना ध्यान से, मैं पहले यहाँ पर सिर्फ 5 और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अंडर रूट 5 से नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों, बस सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर मान लो मैंने सिर्फ 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि जब मैं अंडर रूट लूंगा तो वो डबल अंडर रूट बन जाएगा, तो क्यों प्रॉब्लम बढ़ाना। तो मैंने अभी 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब जब मैंने अंडर रूट लिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, और ये स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए होती है, तो हम यहाँ से ये ब्रैकेट हटा के क्या पुट कर देंगे, विल पुट अ मॉड ओवर हियर। कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब अगर मैं आपसे चीजें देखने, ऑब्जर्व करने और समझने की कोशिश करूं तो आप सोच के बताओ, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है या नहीं? सर है। क्यों? क्योंकि इस एलिप्स में फोकस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। सर फोकस आपकी हो जाती है 0, -1, ये आपकी हो गई फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है? खैर ये सब नहीं पूछा है, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है? डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो जाती है x - 2y + 3 = 0। ये आपकी क्या होगी भाई? ये आपकी होगी डायरेक्ट्रिक्स। सर अगर आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ पाए, अगर आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ पाए, तो क्या आपने ये भी पता कर लिया कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है? मेरे ख्याल से मैंने पता किया। अगर जो बचा हुआ पार्ट है उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या होती है सर? इसेंट्रिसिटी टाइम्स उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो √5/a है, ये जो है आपका, आई एम रियली सॉरी, √5 क्या, √a। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप यहाँ a ही था, है ना। √5/√a है, यही तो क्या हुई सर इसकी इसेंट्रिसिटी। अब ओपिनियन बस इतना सॉर्टेड सा है, सुलझा हुआ सा है। आप मुझे बस ये बता दें कि एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। सर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। फॉर एन एलिप्स द इसेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। आई होप यू रिमेंबर दैट। आई होप आप ये बात जानते हैं। तो अगर आप कह रहे हो सर कि आपके एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो शैल आई से √5/√a भी, √5/√a भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सर? वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इसका और इसका। जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो बदलाव महज इतना सा ये होगा, गौर से देखो भाई, कि सर √5/√a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √a/√5, है ना। और ये किससे बड़ा होगा सर? ये हमेशा 1/1 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये 1/0 यानी इन्फिनिटी से छोटा होगा। कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप आप समझ पा रहे हो। ऐसा लिखते नहीं है मैथमेटिकली, वो तो बस मैं बात आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब आपका क्या कहना है? मेरा कहना है सर कोई भी नंबर इन्फिनिटी से तो छोटा होता ही है, तो इस बात को लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप बस ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि ये ऐसा कुछ है? बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कहना है से √5 से √a बड़ा होगा। कहना है से कि सर √5 से √a बड़ा होगा। और अगर ऐसी इनइक्वालिटी दिख रही है जहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो। तो अगर √5 से √a बड़ा है तो a जो होगा वो किससे बड़ा होगा? 5 से। a जो है वो हमेशा 5 से बड़ा होगा, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो शैल से a मेरे लिए क्या होगा सर? a मेरे लिए 5 से इन्फिनिटी के बीच होगा। अगर ये इक्वेशन एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है तो ये उन्हीं हालातों में करेगी जब a जो है आपका 5 से इन्फिनिटी के बीच हो। तो मैं b की वैल्यू को क्या बोलूँगा सर? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप b की वैल्यू को कहेंगे 5। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात जो नहीं पढ़ाई गई? क्या हमने ये करना नहीं सीखा? हर एक चीज़ आपको आती है, बस इसमें एक नया कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा इनइक्वालिटी के साथ डोमेन और रेंज में आप चले गए, जो कि आपको आता है। और एनीवे भी नहीं पता है तो इसके बाद हम शिफ्ट होंगे हाइपरबोला पर, और वहाँ पर हम करेंगे हाइपरबोला के बाद नई बुक शुरू कैलकुलस, और वहाँ डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज़ सीखेंगे। तो आई होप आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्या चल रहा है भाई? ये आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी हो रही है। कैसे हो रही है? सिंगेज बुक के थ्रू हो रही है। सिंगेज से ही क्यों हो रही है? क्योंकि ये बुक बहुत प्रॉपर्ली आपको करवाती है तैयारी। बहुत प्रॉपर्ली से आपका क्या मतलब है? मतलब
ये बुक ने पूरा सिलेबस जो आपका 11th एंड 12th मैथमेटिक्स का है उसे IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल तक एक्चुअली कवर किया है बहुत डिटेल्ड और थरो मैनर में। आप ऐसे कैसे कह रहे हो सर डिटेल्ड या थरो मैनर, आपका क्या मतलब है इस शब्द से डिटेल्ड या थरो? इसका ये मतलब है कि उन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों में क्लासिफाई किया। 5 किताबें कौन सी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। और महज 5 किताबें नहीं बनाई है उन्होंने, हर एक बुक में जो हर एक चैप्टर आपका कवर किया है, जो भी सब कुछ आ सकता है, हर एक बात को, सिर्फ कंसेप्ट्स को पढ़ाया नहीं है, उन्होंने इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि वो कंसेप्ट्स मजबूती से आपको कंसोलिडेट करवाए जाएं। कंसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स कवर होने के बाद उन्होंने एक्सरसाइजेज में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस रखे हैं जिसका भी आपको एक्सपोजर देना चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड आंसर बेस्ड किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो। बात यही नहीं रोकी है, आपको ये यकीन और फेथ दिलाने के लिए कि JEE एडवांस्ड, जो कि JEE IIT JEE मेन से भी टफ एग्जाम है, तो सुपर सेट आपका JEE एडवांस्ड है, तो उन्होंने आपके लिए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आप सॉल्व करते वक्त खुद पाएंगे कि हाँ सर मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ अगर मैंने चैप्टर को सिस्टमैटिकली पढ़ा है तो। और जब आप JEE एडवांस्ड के क्वेश्चन आराम से कर पा रहे होंगे तो क्लियर सी बात है IIT JEE मेंस के तो कर ही रहे होंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, है ना? तो इस तरीके से इन्होंने बहुत खूबसूरती से हर एक चीज़ को कवर किया है, बस आपको फेथ रखते हुए प्रॉपरली चीज़ें फॉलो करनी है। और आई होप इन पे सबसे खास बात, आइसिंग ऑन दी केक ये है कि ये सब कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप यकीन करिए IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के फॉर्म में तैयारी। मतलब हम कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कह रहे, हम कोई ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसा कोई कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, यकीन करिए कोई हिडन कॉस्ट है ही नहीं। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टनर टू 12th स्टैंडर्ड। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तैयारी आपकी हो रही है इसके लिए महज आपको ये करना है कि वीडियोस रेगुलरली देखिए। आई होप आप जानते हैं इवनिंग 9-9:30 के वक्त हम डेली आपके लिए 2 लेक्चर्स यहाँ इस सिंगेज मैथमेटिक्स के प्रीमियर करते हैं लाइव, और उसके थ्रू आप अपनी तैयारी बहुत प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं। वीडियोज़ रेगुलरली देखना है, अटेंटिवली देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई भी क्वेरी कहीं भी आती है तो कॉमेंट में लिखना है, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और क्या, और एक और छोटी सी बात निकल कर आती है कि नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, स्क्रीनशॉट्स के बजाय नोट्स बनाना है। और क्या, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हर एक वो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आता है उसे आपको ट्राई करना है, उसे आपसे खुद से भी होना चाहिए। बात वहीं आकर बॉइल डाउन होती है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं या नहीं, आप कंसेप्ट्स को ठीक से सीख रहे हैं नहीं, यहीं आकर बात रुकती है। आई होप आप बात समझ गए। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अच्छा, एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स की, इसके साथ जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये कि अगर आपको लगता है कि इससे और कई सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं तो उन तक भी इसे पहुंचाइए या उनसे भी शेयर करिए। इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग ओनली देन, है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो और लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ। मेरा मानना है हर एक चीज़ अब आपको क्लियर है, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें कवर करेंगे। विद दैट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां और तरीके के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कल्मिनेट करके हम इलिप्स के JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सारे अलग अलग वैरायटी का एक्सपोजर लेके हर एक क्वेश्चन करके जो भी आपको अभी तक इलिप्स में पूछे गए हैं मूव करेंगे हाइपरबोला पर। तो एक अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, बने रहिएगा। फिर भी कोई कंसर्न हो तो कॉमेंट खुली हुई है आपके लिए। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।